हेलो स्टूडेंट्स। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूं इंट्रोडक्शन। मैं लेके आया हूं डब्ल्यू एंड इंटरनेट के बारे में। नेक्स्ट लेके आया। आज हम जानते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट कि वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं, वेबसाइट में क्या क्या काम कैसे होता है, कितने इसमें आपके आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे। आईएसपी प्रोटोकॉल्स के बारे में आज हम जानते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट यानी वेबसाइट के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, जो आपका वेबसाइट होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आ जाएगा स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। आइए जानते हैं स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। देखिए, स्टैटिक वेबसाइट वह वेबसाइट होती है जिनके वेब पेज में निश्चित कंटेंट होते हैं। इस तरह के वेबसाइट में हर यूजर को एक ही कंटेंट दिखाई देता है, चाहे वह दुनिया में कहीं से भी उसे एक्सेस कर रहा हो। एक्सेस कर रहा हो इस तरह की वेबसाइट बनाना काफी आसान होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ HTML कोडिंग की जरूरत होती है। यानी स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसको दुनिया में कहीं भी आप बैठे रहे उसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको HTML कोडिंग के द्वारा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि यह इजी लैंग्वेज होता है स्टैटिक वेबसाइट में। और ये क्या होता है, इसमें हम आसानी से इसमें कोडिंग हम करके वो वेबसाइट बना सकते हैं। और स्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा? स्थिर। यानी स्टैटिक वेबसाइट वह वेबसाइट होती है जिसके हम कंटेंट को जिसके कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, वो एक एक बार में ही फिक्स हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? स्टैटिक वेबसाइट होता है। और देखते हैं इसमें क्या दिया है। स्टैटिक वेबसाइट में किसी तरह के डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम पूरा डेटाबेस भी बनाते हैं। लेकिन जो मेरा स्टैटिक वेबसाइट होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें किसी भी डेटाबेस की हमें आवश्यकता नहीं होता है। हम बिना डेटाबेस की ये वेबसाइट बना सकते हैं। और ना ही किसी और ना ही किसी वेब प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। स्टैटिक वेबसाइट उनके लिए सही है जिनके कंटेंट में चेंज नहीं करने पड़ते हैं और एक ही कंटेंट सालों तक रहता है। और क्या बोल रहा है कि नहीं, इसमें वेब प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। और ये बोल रहा है कि जिसके लिए स्टैटिक वेबसाइट उसके लिए सही होता है जिसको डेटा एक बार में फिक्स करना रहता है, बार बार उसको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके लिए कौन सा वेबसाइट सही रहेगा? स्टैटिक वेबसाइट सही रहता है। और क्या बोल रहा है? और सभी यूजर उसी कंटेंट को यूज करते हैं। यदि इसके कंटेंट में किसी तरह के चेंजेस करना हो तो आपको खुद से कोडिंग कर कर एक पेज में चेंज करना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, अगर इसकी कंटेंट को हमें चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुद उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी, खुद उसके कंटेंट को लिखेंगे, तब हम उसमें जाके चेंजेस कर पाएंगे स्टैटिक वेबसाइट में। ठीक है। इसके बाद आपका आता है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में क्या है देखते हैं। देखिए, डायनेमिक वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट वह वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट हर यूजर के अनुसार बदलता रहता है और इसमें HTML के अलावा कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ डेटाबेस का यूज भी किया जा सकता है। यानी डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट वह वेबसाइट होता है जिसके कंटेंट को हम कई बार चेंजेस कर सकते हैं, कई बार परिवर्तन कर सकते हो। मेरा क्या हो जाएगा? डायनेमिक वेबसाइट हो जाएगा। और इसके इसके वेबसाइट हमें बनाने के लिए HTML के अलावा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज कर सकते हैं डायनेमिक वेबसाइट में। और इसमें देखते हैं क्या है। डायनेमिक वेबसाइट इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ
फंक्शनल भी होती है। इसे बनाने के लिए दोनों सर्वर साइड क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और इसको बनाने के लिए हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों लैंग्वेज का यूज कर हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं। देख नोट में देखिए, जब कोई यूजर जब कोई यूजर किसी डायनेमिक वेबसाइट पर कोई पेज ओपन करता है तो पहले वह डायनेमिक कोड के थ्रू चेंज हो जाता है, लेकिन एंड में जो पेज ओपन होता है वह स्टैटिक पेज ही होता है। यह क्या बोल रहा है कि जब कोई यूजर किसी डायनेमिक पेज को क्या करता है, ओपन करता है, डायनेमिक पेज को ओपन करता है तो वह पहले डायनेमिक कोड के थ्रू चेंज हो जाते हैं, लेकिन एंड में जाकर वह पेज ओपन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्टैटिक पेज यहाँ से ओपन हो जाता है वह। ठीक है, यह मेरा डायनेमिक वेबसाइट हो गया। इसके बाद आता है आपका आईपी। आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। देखिए, आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस एक नंबर है। क्या है? आईपी एड्रेस एक नंबर होता है, एक नंबर होता है जो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर या डिवाइस की पहचान करता है। क्या करता है? आईपी एड्रेस एक नंबर होता है जो किसी डिवाइस के बाद किसी भी डिवाइस को वह एक पहचान करता है कि मेरा कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस नहीं है। यानी हम आईपी एड्रेस के द्वारा अपने डिवाइस की पहचान करते हैं, वो मेरा क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस हो जाएगा। यह एक एड्रेस के समान है जो यह बताता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव हो रही है और इसे कहाँ पर सेंड करना चाहिए। और इसका मेन काम क्या होता है, आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस के द्वारा हम अपने डिवाइस के बारे में पहचानते हैं कि मेरा डिवाइस कौन सा है। जब हम डिवाइस पहचान लेंगे कि कौन सा है तो हमें क्या करना है, अपने इंफॉर्मेशन को रिसीव करना हो या अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करना हो तो हम आईपी एड्रेस के द्वारा अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इसमें क्या है, आईपी एड्रेस स्पेसिफाई रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा सेंड डेटा के सोर्स और डेस्टिनेशन की पहचान करते हैं। और क्या करता है, जो आईपी एड्रेस होता है वह इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा, किसके द्वारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा सेंड डेटा के सोर्स को डेस्टिनेशन तक पहचानता है। और आईपी एड्रेस का बेसिक वर्जन आपका अल्फानेट द्वारा, बेसिक वर्जन क्या, आईपी एड्रेस का बेसिक वर्जन अल्फानेट। अल्फानेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या हो जाएगा, एडवांस अल्फानेट का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के द्वारा इसे 1983 में विकसित किया गया था अल्फानेट को। कब किया गया था अल्फानेट को, 1983 में इसको विकसित किया गया था। या अल्फानेट के द्वारा इसके हम आईपी एड्रेस का लेटेस्ट वर्जन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जानते हैं आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। वर्तमान में इंटरनेट की इस सुविधा वर्तमान में इंटरनेट की इस दुनिया में दो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा, IPv4 और IPv6। यानी वर्तमान में पूरे विश्व में ले लीजिए, आपके दो आईपी एड्रेस मिलते हैं। कौन कौन सा, एक आपका IPv4 और IPv6। केवल यह दो आपको मिलते हैं आईपी एड्रेस, IPv4 और IPv6। पूरे विश्व में केवल दो ही आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है, IPv4 का यूज किया जाएगा और IPv6 का यूज किया जाएगा। क्या आप जानते हैं IPv4 के बारे में, आइए जानते हैं कि IPv4 क्या होता है।
IPv4 वर्जन। IPv4 सबसे व्यापक रूप से यूज किया जाने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IPv4 एड्रेस को एक स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है, जिसमें 4 भाग होते हैं, जिसकी रेंज 0 से 255 तक होती है। तो IPv में क्या होता है? IPv IPv4 सबसे व्यापक आईपी एड्रेस होता है और इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा यूज किया जाता है। IPv4 एड्रेस को एक स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है। स्ट्रिंग के रूप में इसको हम लिखते हैं और ये जिसमें 4 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे टोटल? इसमें केवल 4 भाग होते हैं और इसको हम 0 से लेकर 255 के बीच लिखते हैं। कहाँ से? 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 से 55 के बीच यह आईपी एड्रेस होता है, जिसमें प्रत्येक संख्या को दशमलव से अलग किया जाता है। यह 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, तो किससे हम अलग करेंगे इसको? दशमलव पॉइंट से इसको हम अलग करते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है? IPv4 32 बिट एड्रेस का उपयोग करता है। जो आपका IPv4 होता है, ये कितने बिट का यूज करता है? 32 बिट का, 32 बिट यह यूज करता है IPv4, जिसमें प्रत्येक भाग 8 बिट का, कितने बिट का? प्रत्येक भाग 8 बिट का होता है। IPv4 में लगभग 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस होता है। कितना होता है? 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस होता है। इस एड्रेस में कुछ एड्रेस प्राइवेट नेटवर्क है, कुछ मल्टी कास्टिंग एड्रेस की कैटेगरी के अंडर यूनिक यूज के लिए रिवर्स रखे गए। इसमें से जो आपको होता है, कुछ कुछ प्राइवेट होता है और क्या होता है, कुछ मल्टी कास्टिंग एड्रेस कैटेगरी में यह आता है। ठीक है। और इसके बाद आपका जो होता है, यह एक जनरल आईपीवी एड्रेस होता है। क्या होता है? यह एक जनरल आईपीवी एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है, ये आपका पार्ट 3 है, ये आपका पार्ट 4 है। और इसको किससे अलग किया है? यह एक दशमलव पॉइंट से इसको अलग किया है। और आईपीवी एड्रेस कितने बिट यूज करता है? 32 बिट यह यूज करता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। IPv4 एड्रेस क्लासेस, देखिए क्लास ए है। अब यहाँ पर देखिए, यह 0 से स्टार्ट करेगा, 1 0 0 0 से लेकर यह इतना आपका दिया। ठीक है। यह आईपी का रेंज होता है। आईपी कहाँ से? 0 से स्टार्ट करेगा और 2 से 55 के बीच यह होता है। 0 से लेकर 255 के बीच आपका आईपी एड्रेस होता है, IPv4। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं IPv6 के बारे में। IPv6 क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। IPv6 वर्जन, IPv6 वर्जन, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का लेटेस्ट वर्जन है। IPv6 को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा विकसित किया गया था। जो IPv6 होता है, यह सबसे लेटेस्ट वर्जन माना जाता है आईपी एड्रेस में। और ये जो होता है, इसको हम IPv6 को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा इसको विकसित किया गया था। IPv6 IPv4 की जगह यूज किया जाता है। IPv6 128 बिट एड्रेस का उपयोग करता है। यह कितने बिट का यूज करता है? IPv6 128 बिट यूज करता है। और जो आपका IPv4 था, वह कितने बिट यूज कर रहा था? 32 बिट यूज कर रहा था, या 128। ठीक है। यह IPv6 128 बिट एड्रेस यूज करता है। IPv6 एड्रेस को 4 हेक्साडेसिमल डिजिट के 8 ग्रुप द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये इसमें कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं IPv6 को। IPv6 एड्रेस को हम 4 हेक्साडेसिमल डिजिट के 8 ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने ग्रुप में? 8 ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिन समूहों को कॉलन्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इसमें हम किसके द्वारा अलग करते हैं? कॉलन्स के द्वारा, कॉलन के द्वारा। जो IPv4 था वो किसके द्वारा हम अलग कर रहे थे? डेसिमल पॉइंट के द्वारा, इसमें कॉलन के द्वारा। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया है, देखिए ये आपका पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा हो गया, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8। ठीक है, और यह किस में डिवाइड होता है? हेक्साडेसिमल वैल्यू में। या आईपी एड्रेस को हम अलग करते हैं किसमें? हेक्साडेसिमल वैल्यू में। ठीक है, आपका यह IPv6 हो गया। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद ISP एंड रोल ऑफ ISP। हम ISP के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इसका पूरा नाम हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP क्या है? एक कंपनी है जो कस्टमर या यूजर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। यह क्या? ISP क्या है? तो ISP का पूरा नाम होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह क्या करता है? यह एक कंपनी है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। क्या करेगा? हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट देता है। और इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ISP को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। आइए देखते हैं टीयर 1 टीयर 3 में है क्या। टीयर 1 के बारे में जानते हैं। टीयर 1 हाई लेवल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि ज्यादातर नेटवर्क लाइंस टीयर 1 के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो टीयर 1 क्या है? हाई लेवल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि इसमें ज्यादातर इसी हम ISP का उपयोग करते हैं। टीयर 1 का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। और इसमें आपका बोल रहा है कि यह न सिर्फ क्षेत्रीय लेवल पर नेटवर्क लाइन स्थापित करता है, बल्कि दूसरे देश में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल बिछाते हैं। यह बोल रहा है कि जो टीयर 1 होता है, यह न केवल आपके क्षेत्र यानी केवल नहीं, आपकी कंट्री तक नहीं, पूरे विश्व में यह इंटरनेट को स्थापित करता है। यानी हम केबल के माध्यम से पूरे विश्व में इंटरनेट क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आज समुद्र में केबल केबल लगे होते हैं, तो वह केबल किसके? इंटरनेट का होता है। इंटरनेट के द्वारा समुद्र में केबल के द्वारा हम इंटरनेट को पूरे विश्व में फैलाए। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका क्या किया? अपना इंटरनेट हर विश्व में एक दूसरे को प्रोवाइड करता है समुद्र में केबल के द्वारा। ठीक है, अभी आपने जल्दी न्यूज सुना होगा कि समुद्र में किसी मछली ने एक केबल काट दिया था, जिसके कारण नेटवर्क क्या हो गया था? स्लो चल रहा था। बाद में वो कुछ बहुत बहुत टाइम बाद उसको सही किया गया था। लेकिन यह जो टीयर 1 होता है, सबसे हाई लेवल सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो पूरे विश्व में यूज किया जाता है। ठीक है, टीयर 1 ISP वर्ल्ड वाइड वेब के सभी कॉर्नर को जोड़ता है। क्या करता है? टीयर 1 ISP वर्ल्ड वाइड वेब के सभी कॉर्नर को जोड़ता है। टीयर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सीधे लोगों को इंटरनेट कनेक्शन नहीं करता है, बल्कि यह इसे टीयर 2 को बेचता है। और यह क्या करता है? डायरेक्ट या किसी पब्लिक को यह इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेगा। यह टीयर 2 को यह नेटवर्क बेचता है, तब जाके हमें नेटवर्क मिलता है। डायरेक्ट उसका काम क्या है? वह टीयर 1 को टीयर 2 को अपना नेटवर्क बेचेगा, तब जाके हमें इंटरनेट मिलेगा। डायरेक्ट वो हमें नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद हम टीयर 2 के बारे में जानते हैं। टीयर 2, टीयर 2 ISP एक सर्विस प्रोवाइडर है जो टीयर 1, टीयर 3
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच कनेक्शन होता है। टीयर 2 प्रोवाइडर पेयरिंग एग्रीमेंट के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करता है। जो टीयर 2 क्या होता है? टीयर 2 आईएसपी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो टीयर 1 को टीयर 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कनेक्शन प्रदान करता है। और यह क्या करता है? यह टीयर 2 प्रोवाइड पेयरिंग एग्रीमेंट के माध्यम से, यानी जो आपको पहले टीयर 1 था, तो टीयर 1 क्या कर रहा था? टीयर 2 को अपना नेटवर्क बेचा, तो उस एग्रीमेंट के द्वारा हमें क्या कर रहा है? यह उस एग्रीमेंट के द्वारा हमें इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करता है। क्या करता है? इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करता है, यानी इंटरनेट में जो बफरिंग होता है उस समस्या को यह कम करता है। और साथ ही इंटरनेट तक पहुंचने के लिए टीयर 3 आईएसपी चेंज लेता है, और उसके साथ ही क्या करता है? टीयर 3 को वो अपना नेटवर्क कनेक्शन बेचता है। टीयर 2 क्या करेगा? वह टीयर 3 को नेटवर्क कनेक्शन बेचेगा। इसके बाद आपका आता है टीयर 3। टीयर 3 आईएसपी लास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो टीयर 2 आईएसपी से इंटरनेट की फैसिलिटी लेकर यूजर तक पहुंचाने का काम करता है। तो यह क्या करेगा? टीयर 3, अब जो टीयर 3 को नेटवर्क कनेक्शन बेचा था, तो यह क्या करेगा? टीयर 3 वो उस नेटवर्क को हमें पहुंचाएगा, आम जनता को वह नेटवर्क पहुंचाता है टीयर 3। ठीक है। इसके बाद आपका आईएसपी हो गया। आईएसपी के टाइप 3 टाइप, टीयर 1, टीयर 3 और टीयर 2। अब इसके बाद हम जानते हैं रोल ऑफ आईएसपी। इसके बाद आपका अगला आता है रोल ऑफ आईएसपी, यानी आपके जीवन में आईएसपी का क्या रोल है, क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। तो आईएसपी एक माध्यम है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो कस्टमर को पास वाले इंटरनेट गेटवे से कनेक्शन करता है। आईएसपी क्या है? आईएसपी एक माध्यम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, और क्या करेगा? जो कस्टमर को पास वाले इंटरनेट गेटवे से कनेक्शन करता है। किससे करेगा? इंटरनेट गेटवे से यह कनेक्शन करता है। आईएसपी अपने कस्टमर को इंटरनेट से कनेक्शन करने के लिए एक मॉडेम प्रोवाइड करता है। किससे कनेक्शन करेगा? जो आईएसपी होता है उस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम किसके द्वारा कनेक्ट करेंगे? एक मॉडेम के द्वारा कनेक्ट करता है वह। आईएसपी वर्ल्ड वाइड वेब के यूजर्स के लिए आईएसपी वर्ल्ड वाइड वेब यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस को यह जोड़ता है। क्या करेगा? वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस के लिए इंफॉर्मेशन को यह जोड़ता है आईएसपी। यह यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक मेल की सर्विस को यूज करने की परमिशन देता है। और क्या करता है आईएसपी? जो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज करते हैं, तो आईएसपी क्या करेगा? इसको एक परमिशन देता कि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि आईएसपी अपने कस्टमर के लिए एंटीवायरस सिस्टम एप्लीकेबल लागू कर वायरस के प्रसार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आईएसपी कस्टमर के लिए वेब होस्टिंग, ईमेल सर्विस, डोमेन नेम मैनेजमेंट भी करता है। और जो आईएसपी क्या करता है? आईएसपी हमें एंटीवायरस से बचाता है। क्या करेगा? आईएसपी हमें एंटीवायरस से सिक्योर करता है। और इसके साथ ही क्या करेगा? यह आईएसपी हमें वेब होस्टिंग, ईमेल सर्विस और क्या करेगा? डोमेन नेम और मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड कर देता है आईएसपी। यानी पूरा काम क्या कर रहा है? आईएसपी सभी को यह कंट्रोल करता है, नेटवर्क को क्या करेगा? सभी को यह नेटवर्क डिवाइसों को कंट्रोल करता है, नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है अगला पॉइंट, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में हम कल जानते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।